गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम +1 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के लेसन नंबर 7 के बारे में जानेंगे। कौन सा लेसन? लेसन नंबर 7, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले मैं इस पाठ के नामकरण के बारे में थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं क्या थी। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं का मतलब था, यहां सबसे पहले हम संस्कृति शब्द को समझेंगे। जो सांस्कृतिक है ये संस्कृति शब्द का रूपांतरण है, और संस्कृति जो है वो होती है किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विचारधारा, उनकी वेशभूषा, उनका धर्म, उनके सोचने का नजरिया। जब हम इन सारी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं, इनको मिला लेते हैं, तो इसको हम उस क्षेत्र की संस्कृति का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं, उस क्षेत्र की संस्कृति का नाम देते हैं। तो इस पाठ में हम उस विशेष क्षेत्र, वो विशेष क्षेत्र कौन सा है? वो विशेष क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप का इटली राज्य। इस पूरे पाठ में हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार यूरोप महाद्वीप का एक देश इटली, जो पूर्णतः नष्ट हो गया था 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर के, इटली का पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद किस प्रकार 17वीं शताब्दी तक आते आते इटली दोबारा जो है अपनी उसी खोई हुई गौरव और प्रतिष्ठा को उसने प्राप्त किया। वो कैसे प्राप्त किया और किस प्रकार वो खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको प्राप्त करने के बाद क्या अंतर आया 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच का जो इटली का जो साम्राज्य था उसमें, और 15वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच जो परिवर्तन आया इटली में, उसमें क्या डिफरेंस था, उसके बारे में हम इस पाठ के अंदर जानेंगे। मैं थोड़ा सा आपको उस परिवर्तन का जो मुख्य अंश है उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का ये जो इटली का इतिहास रहा है, उसके ऊपर वर्चस्व था चर्च का।
और चर्च का जो मुखिया होता था पोप, ये संपूर्ण जो है यूरोपीय जो देशों के जो चर्च थे उनका मुखिया होता था, और ये इटली के शहर रोम में रहता था। आज इटली की राजधानी रोम है, वहां रहता था। और राजा किसी भी कानून को तब तक लागू नहीं कर सकता था जब तक पोप से वो स्वीकृति नहीं ले लेता। कहने का भाव ये था कि राजा ही नहीं है, पूरे समाज के ऊपर पोप का बहुत बड़ा अधिकार था। यहां तक कि पोप के अधीन आने वाली संपत्ति से राजा कर नहीं ले सकता था। इसके साथ साथ पोप को किसानों से अलग से कर लेने का भी अधिकार था, जिसको टाइथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जिसको टाइथ बोला जाता था। 10% कृषि उपज का भाग लेता था। जबकि चर्च और उससे संबंधित लोग जो हैं वो कर से क्या होते थे? मुक्त होते थे। लेकिन इस पाठ के अंतर्गत हम ये देखेंगे किस प्रकार चर्च को चुनौती दी गई, पोप को जो है चुनौती दी गई, और किस प्रकार जो है धीरे धीरे इसका जो नियंत्रण है वो राजनीतिक सत्ता से समाप्त हो गया। तो आइए हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर नगरों की, क्योंकि ये जो बदलती हुई जो सांस्कृतिक जो परंपराएं थी उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो किसका था? नगरों का था। क्योंकि एक कहावत है, नगर की हवा मानव को स्वतंत्र बनाती है। क्योंकि नगरों में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है, उसके अपने विचार होते हैं। वो अपना विकास करने के लिए रूढ़िवादी परंपराओं का क्या कर देता है? परित्याग कर देता है। क्योंकि जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, वो उन परंपराओं के अंदर अपने आप को जकड़े रखते हैं, वो उनसे स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन यहाँ ये देखिए, यहाँ जो रहने वाला जो मानव होता है वो क्या होता है? बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वहाँ की आबो हवा का मतलब था वहाँ रहने वाले लोगों के विचार, वहाँ की संस्कृति, वो रूढ़िवादी विचारों को नहीं अपनाते हैं। तो ये जो बदलती हुई जो संस्कृति थी उसका सबसे बड़ा इफेक्ट था नगरों का, कि इटली के अंदर महत्वपूर्ण नगरों का इस टाइम में क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। और एक विशेष प्रकार की संस्कृति जन्म ले रही थी नगरों के उदय की वजह से। तो वो अगर संस्कृति अगर जन्म ले रही थी तो उसका नामकरण हुआ नगरीय संस्कृति से। इस संस्कृति को क्या बोला गया? नगरीय संस्कृति बोला गया। क्योंकि नगरों के उदय की वजह से ये संस्कृति अस्तित्व में आई, और धीरे धीरे यही नगर किसका केंद्र बने? विद्या का। किसका केंद्र बने? विद्या का। इसके साथ साथ कला का। ये जो दोनों जो यहां आपके सामने प्रदर्शित किए हैं मैंने, विद्या का केंद्र और कला का केंद्र, इस सारे के ऊपर फोकस रहेगा हमारे इस चैप्टर में कि विद्या का केंद्र किस प्रकार था और कला का केंद्र किस प्रकार था। तो यहां विद्या का केंद्र इसलिए था कि बुद्धिजीवी लोगों का यहां पर प्रादुर्भाव हुआ। बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो शिक्षा के बारे में अलग ढंग से सोचते थे। उन बुद्धिजीवियों के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो कलाकार थे। इसकी वजह से क्या हुआ? दोनों का उदय हुआ, कला का भी उदय हुआ और विद्या का भी उदय हुआ। और इसको परफेक्ट बनाने में किसका हाथ था? उन लोगों का जिन लोगों के पास पैसा था। और पैसा उस समय किस वर्ग के पास था? अभिजात वर्ग के पास। किसके पास था? अभिजात वर्ग के पास था, या फिर किसके पास था? राजा के पास। इन दोनों वर्गों ने, अभिजात वर्ग और इन राजाओं ने, इन कलाकारों को और उन बुद्धिजीवियों को क्या दिया? आश्रय प्रदान किया। क्या प्रदान किया? आश्रय प्रदान किया। क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी, वो इन लोगों ने प्रोवाइड किया उनको। और इस वजह से इन लोगों ने उस समय के अभिजात वर्ग और राजाओं के लिए क्या है? लिखना शुरू किया। और धीरे धीरे इसी समय में आकर के 14वीं शताब्दी के बाद, यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद, एक नई तकनीक का उदय हुआ जिसका नाम था मुद्रण। जिसका नाम क्या था? मुद्रण। और आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा
योहानेस गुटेनबर्ग का। ये वो व्यक्ति था जिसने छापे खाने का आविष्कार किया और इसी का यूटिलाइज किया गया 17वीं शताब्दी के अंदर बहुत ज़्यादा। और जो पांडुलिपि की जो व्यवस्था होती थी, जो हाथ से लिखी जाती थी, उसके स्थान पर मशीन के द्वारा जो है लिखने का काम प्रचारित हुआ, चलन हुआ उसका, जिसको हम क्या कहते हैं, मुद्रण कहते हैं। मुद्रण से पुस्तकें उपलब्ध हुई तो वहां पर रहने वाले बुद्धिजीवियों ने क्या किया, प्राचीन जो रोम था, प्राचीन रोम और प्राचीन जो यूनान था, ये जो सभ्यताएं थी, उन दोनों से जो आधुनिक विश्व बन रहा था, कौन सा विश्व बन रहा था 17वीं शताब्दी में, आधुनिक विश्व, उससे तुलना करनी शुरू कर दी। उससे क्या करनी शुरू कर दी, तुलना करनी शुरू कर दी। और इसी तुलना की वजह से मानव क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। अभी मैंने बताया था आपको कि नगर की हवा मानव को क्या बनाती है, स्वतंत्र हुआ। और अब मानव ने अपनी इच्छा अनुसार धर्म का चुनाव करना शुरू कर दिया। किसका चुनाव, धर्म का। और धर्म का चुनाव जो स्वतंत्र रूप से उसने करना शुरू कर दिया, तो अब उसने पहली बार किसकी खिलाफत की, चर्च की। चर्च के जो परंपरावादी जो नियम थे उनका विरोध किया। उनका क्या किया, विरोध किया उसने। और उसने ये सिद्ध किया कि जो है भूमध्य सागर, क्या भूमध्य सागर विश्व का मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु नहीं है। क्योंकि चर्च ने लोगों के अंदर ये अवधारणा जो है डाल दी थी कि जो भूमध्य सागर है वो पृथ्वी का क्या है, भू भाग के अंदर मध्य का क्षेत्र है, और यूरोप जो है उसका सरताज है, ये अवधारणा। लेकिन कोपरनिक्स, गैलीलियो की जो अवधारणा थी, उसने सौरमंडल के बारे में लोगों को क्या है बताया। किसके बारे में बताया, सौरमंडल के बारे में। अब आप यहां देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों की सोच बदल रही है। और जब सोच बदलेगी तो उनकी संस्कृति का क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा दूसरी संस्कृति में। और यही हमारे पाठ का टाइटल है। हमारे पाठ का टाइटल हमें क्या कहता है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अब चर्च की जो परंपरावादी जो विचार थे उनको छोड़ करके वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवियों ने जो विचार दिए, उन विचारों को इन लोगों ने क्या कर लिया, अपना लिया। और उन्होंने पृथ्वी के संबंधी जो अंधविश्वास पैदा किए थे चर्च ने, उनका लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और पहली बार सौरमंडल के बारे में जानना शुरू कर दिया। उन चीजों को क्या किया, उन्होंने पलट दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो बातें हम कर रहे हैं इस पाठ के अंतर्गत, वो हमारे पास आई कैसे। यहां एक हमारा प्रश्न अराइज हो जाता है कि जो इटली का या जो रोमन जो साम्राज्य है उसके बारे में हमें ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे यहां। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट उभर के आता है कि वो जानकारी का स्रोत क्या है। तो पहला जो स्रोत है हमारे पास वो है सामग्री दस्तावेजी। अब आपको यहां दस्तावेजी के बारे में समझना होगा। दस्तावेज वो होते हैं जो सरकार या राजाओं के द्वारा, सरकार या किसके द्वारा, राजाओं के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रचारित किए जाते हैं या समय समय पर संचालित किए जाते हैं। राजाओं के द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दस्तावेज बोलते हैं। तो प्राचीन जो है रोम के अंदर जिस समय के अंदर ये दस्तावेज जारी किए गए थे, उनसे हमें ये जानकारी क्या होती है, मिलती है। सेकंड हमारे पास आ जाता है, अभी हम बात कर रहे थे मुद्रित पुस्तकें कि मुद्रण आ गया था। क्या आ गया था, मुद्रण। और मुद्रण आने की वजह से जब किसी भी व्यक्ति के विचार को अगर हम बोल करके अगर पहुंचाएंगे तो उसका जो दायरा है वो बहुत लिमिटेड वे में रह जाएगा और सुनी हुई विचार को बहुत आसानी से लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोबारा उन्हें वो विचार सुनने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम उस विचार को मुद्रित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मुद्रित कर देते हैं, यानी कि छाप देते हैं, छपाई कर देते हैं, किसमें, किसी पुस्तक में,
तो कोई भी व्यक्ति जब भी उसे टाइम मिलेगा वो उस पुस्तक को पढ़ करके उस विचार को क्या कर सकता है, आत्मसात कर सकता है। क्या कर सकता है? आत्मसात का मतलब होता है ग्रहण कर सकता है। तो जब पुस्तकों का प्रचलन हुआ तो विचारधारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठीक वैसे ही बहने लगी जैसे मानव के शरीर के अंदर दिल की वजह से, हार्ट की वजह से पूरे शरीर के अंदर, बॉडी में रक्त बहता है। तो आप ये मान लीजिए कि उस टाइम के यूरोप के अंदर जो संस्कृतियां बदल रही थी उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारक था वो मुद्रित पुस्तकें थी। वो किसका काम कर रही थी? हार्ट का काम कर रही थी, विचारों को पूरे यूरोप में पहुंचाने के लिए। सेकंड के बाद हमारे पास थर्ड जो हमारा जो पॉइंट्स आता है वो आ जाता है चित्र। ये चित्र क्या थे? कलाकारों ने जो प्राचीन काल में अपनी जो कला थी उसको दीवारों के ऊपर प्रदर्शित करते थे। उन चित्रों से बहुत कुछ हमें जानने को मिला। चित्र को समझने वाला व्यक्ति चित्र के माध्यम से चित्रकार क्या बताना चाहता है उसके अर्थ को समझ पाता है, लेकिन वो केवल वही व्यक्ति समझ पाता है जो बुद्धिजीवी है। तो अभी हमने बात की कि नगरों के अंदर बुद्धिजीवियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने उस चित्र के माध्यम से प्राचीन जो इटली है उसके गौरव को समझने का प्रयत्न किया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है इमारतें, जो खंडर बन गई थी। जो इमारतें प्राचीन काल की थी, खंडर बन गई थी, उनके अस्तित्व को समझा, उनके महत्व को इन लोगों ने क्या किया, समझा इसके जरिए। और ये सारी की सारी जो चीज़ें अभी मैंने आपको चार जो पॉइंट्स बताए हैं कि सामग्री, दस्तावेजी, मुद्रित जो पुस्तकें हैं, चित्र हैं, इमारतें हैं, इसके अलावा मूर्तियां हैं। अब एक प्रश्न अराइज हो जाता है कि ये हमें मिल कहाँ से रही हैं, कि ये चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की है जो इटली की जो संस्कृति थी उसको जानने में, तो ये मिल कहाँ से रहे हैं? तो ये हमें मिलती हैं प्राचीन काल की जो इन वस्तुओं को संग्रहालयों में संरक्षित किया जाता है। कहाँ पर संरक्षित किया जाता है? संग्रहालयों में। या जो अभिलेख लिखा जाता है उनको कहाँ पर किया जाता है? अभिलेखागारों में। जो कलाएं होती हैं उनको कहाँ रखा जाता है? चित्रशालाओं में। अभी हमने चित्र की बात की थी। तो ये वो चीज़ें हैं, संग्रहालय जो होते हैं उनमें, अभिलेखागारों में और चित्रशालाओं के अंदर इन प्राचीन जो है चित्रों को, इन अभिलेखों को, इन दस्तावेजों को क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। और उनसे हम इन चीज़ों की क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। इस पूरे पाठ में जो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिन चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं वो हमें मिल कहाँ से रही थी, तो वो प्रश्न हमने अभी पुट कर लिया कि इन इन जगह से, दस्तावेजों से, मुद्रित से। अब प्रश्न यहाँ राइज हो जाता है कि ये हमें कहाँ से मिलती हैं? तो ये हमें कहाँ से मिलती है? संग्रहालयों से मिल जाती है, अभिलेखागारों से मिल जाती है और चित्रशालाओं में, क्योंकि इन प्राचीन मूर्तियों को, इन चित्रों को, इन दस्तावेजों को इन संग्रहालयों में क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद में इसी पाठ के अंदर हमें एक नए शब्द, पहली बार एक शब्द का प्रयोग हुआ था जिसको बोला गया था रेनिसा। क्या बोला गया था? रेनिसा। ये जो रेनिसा जो शब्द है इसको अगर हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो इसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। यानी कि पुनः का मतलब दोबारा। क्या होता है? दोबारा। और जागरण का मतलब है जागना। यानी कि मानव, हम ये नहीं कह सकते कि पहले का मानव बुद्धिजीवी नहीं था। आज की जो संस्कृति आज यहाँ पर अगर आई है तो वो प्राचीन का जो मानव है उसकी बुद्धि का क्या है? वो बेस है। उसी इतिहास से हमने बहुत कुछ ग्रहण करने के बाद इस स्थिति तक हम आकर के क्या हुए हैं? पहुंचे हैं। लेकिन बीच के अंदर कुछ एक ऐसी जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं आई, कुछ ऐसे राजनीतिक जो है घराने आए कि लोगों की सोच को बदल दिया। उनके ऊपर ऐसा परंपरावादी प्रभाव छोड़ा कि लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन ये वो टाइम आया कि व्यक्ति ने दोबारा से जो है सोचना शुरू कर दिया। इसलिए हम इस काल को क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। रेनिसा शब्द जो है पहली बार आया। अब हम चर्चा करते हैं ये शब्द लेकर के कौन आया। तो यहां हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसका नाम था जैकब बरकहार्ट। ये एक ऐसा विद्वान था, अभी हमने बात की थी आपसे कि बुद्धिजीवियों का जन्म हुआ इटली के अंदर। तो उसके अंदर जैकब जो है बरकहार्ट जो है, ये ऐसे व्यक्ति थे। स्विट्जरलैंड के विश्वविद्यालय के अंदर इतिहासकार के पद के ऊपर ये व्यक्ति काम करने वाला था।
और उस टाइम के अंदर एक बहुत अच्छे जो है विद्वान रहे हैं हिस्ट्री के, रोके। कौन रहे हैं? रोके, वॉन रोके, उसका विद्यार्थी था ये। उसका क्या था? विद्यार्थी था, उससे पढ़ते थे, उससे शिक्षा क्या करते थे? ये ग्रहण करते थे। लेकिन जब भी ये अपने गुरु वॉन रोके से बात करते थे, उनके बताए हुए सिद्धांतों पे चलते थे, तो उनको एक कमी लगती थी और बार बार ये अपने प्रोफेसर को या अपने गुरु को उस गलती के बारे में बताता था कि उनकी गलती क्या थी। वो ये कहता था कि केवल जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसका एक ही पक्ष है, वो क्या है? राजनीति। और हमें इसी राजनीति को जो है केंद्र बिंदु के अंदर लेकर के इतिहास को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए और लिखना चाहिए। और ये जो राजनीति गत जो बातें हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? अभी मैंने बात की थी दस्तावेजों की, सरकारी जो कागज है उनसे, सरकारी कागजों से मिलते हैं, या फिर कहाँ से मिलेंगे? सरकारी फाइलों से मिलेंगे। तो जैकब ब्रकहार्ट ने कहा कि नहीं, इससे तो जो हमारा इतिहास है वो क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। तब उसने एक बात कही थी कि जितना इतिहास का सरोकार, किसका? जितना इतिहास का सरोकार राजनीति से है, उससे कहीं अधिक संस्कृति से है। तो उसने विरोध किया अपने गुरु का कि खाली हमें इतिहास को सेंट्रलाइज कहाँ नहीं करना चाहिए, राजनीति से नहीं करना चाहिए, बल्कि किससे करना चाहिए? संस्कृति से करना चाहिए। तो इस कारण उस व्यक्ति ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसका सेंटर पॉइंट क्या था? जैसे ही हम संस्कृति की बात करेंगे तो उसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा मानव। और जैसे ही मानव सेंटर पॉइंट हुआ तो एक नई संस्कृति ने यहां जन्म लिया, जिसका नाम था मानवतावादी संस्कृति। और इस पाठ के अंदर हम उसी मानवतावादी संस्कृति के बारे में जानेंगे। और इसी मानवतावादी संस्कृति ने एक नए व्यक्ति का उदय किया, जिस व्यक्ति का नाम था रेनिसा व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? रेनिसा व्यक्ति। ये वो व्यक्ति था जो एक से अधिक कलाओं में निपुण था, एक से अधिक कलाओं में निपुण व्यक्ति। उस व्यक्ति को यहां संज्ञा दे दी गई, किसकी? रेनिसा व्यक्ति की। इंपॉर्टेंट पर्सन आए हैं अभी हमारे पास यहां पर 4, और बड़े इंपॉर्टेंट है। ये चौथा जो है इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार आ जाता है कि रेनिसा व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? तो वो व्यक्ति जो एक से अधिक कलाओं में क्या हो? निपुण हो। जैसे वो मैं कलाएं बताता हूं, वो व्यक्ति राजनीतिज्ञ भी हैं, इतिहासकार भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है। तो व्यक्ति एक है, लेकिन उसमें खूबियां यहां मैंने कितनी लिखी हैं? 5। एक से अधिक कला में वो व्यक्ति क्या है? निपुण है। वो राजनीति पे लिख सकता है, इतिहास पे लिख सकता है, अर्थशास्त्र पे लिख सकता है, चित्र का निर्माण कर सकता है, किसी मूर्ति का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया था? रेनिसा व्यक्ति। क्या बोला गया था? रेनिसा व्यक्ति। तो आइए अब हम हमारे इस पाठ का के बारे में जो भी ज्ञान है उसके बारे में हम यहाँ जानने का प्रयत्न करेंगे। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं, और हमारे पाठ का जो फर्स्ट जो टाइटल है वो है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। जितनी भी थीम थी इस पाठ का, जो मेन निचोड़ था, वो निकाल करके मैंने आप सभी के सामने रख दिया है। और अब हम उसी थीम के आधार पे जो अभी हमने देखा है वो सारे का सारा अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इटली के अंदर जो है नगरों का पुनरुत्थान। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये देखिए कि पश्चिम का जो रोम का साम्राज्य है, उसके पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का क्या हो गया? विनाश। विनाश क्यों हुआ? इसके रीज़न मैंने आपको बताया कि जो राजा होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को, किसी भी जाति गत व्यक्ति को या किसी भी संस्कृति को क्या कर लेता है? अपना लेता है, और उसी को वो संरक्षण देता है।
तो जिन नगरों को उन्होंने संरक्षण दिया, उनकी मृत्यु के बाद वो नगर भी धीरे धीरे क्या होने शुरू हो गए, खत्म होने शुरू हो गए। और उस टाइम में मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि रोम का जो पोप था अपने राज्य में बेशक क्या था, उस समय बहुत मजबूत था, लेकिन ये वो टाइम है जब वो राजनीति में मजबूत नहीं रहा। जब उन क्योंकि जिन राजाओं से उसे संरक्षण प्राप्त था, जब वो राजा ही नहीं रहे, तो फिर वो ताकत जो है किसको नहीं मिली, रोम के पोप को नहीं मिली। और इन सब को खत्म करने के अंदर एक व्यक्ति का बड़ा योगदान रहा था, वो व्यक्ति था सामंत। सामंतवादी जो व्यवस्था हमने पढ़ी है 3 वर्ग के अंदर, जो हमारा पीछे का जो चैप्टर जो हमने पढ़ा था 3 वर्ग, उस 3 वर्ग के अंदर हमने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक जाना था। और वहीं सामंतवादी व्यवस्था ने एक नए वर्ग को जन्म दिया था जिसका नाम था मध्य वर्ग। और इसी मध्य वर्ग की वजह से राजा किससे स्वतंत्र हुआ था, चर्च से स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ वो यही बताना चाह रहा है कि अब जो है यूरोप की जो राजनीति है उसके अंदर जो रोम का जो मुखिया था, धार्मिक पोप, उसका जो है क्या नहीं हो गया था, प्रभाव कमज़ोर हो रहा था। और अब धीरे धीरे एक नया जो है चर्च उभर करके सामने आ रहा था, और वो कौन सा था, लातेनी चर्च। कौन सा चर्च था वो, लातेनी चर्च जो है, उसके नेतृत्व के अंदर ये मध्यम वर्ग क्या हो रहा था, एकीकृत हो रहा था। और उसी टाइम में 2 महत्वपूर्ण साम्राज्यों का हम बहुत बार अध्ययन करते हैं। एक तो है बाजेटाइन साम्राज्य, और दूसरा है ओटोमन साम्राज्य। बाजेटाइन यूरोप का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, और ओटोमन साम्राज्य अरब क्षेत्र के अंदर फैला हुआ साम्राज्य था। तो बाजेटाइन जो साम्राज्य था, उसके उदय की वजह से शासन का जो प्रभाव है वो क्या हो रहा था, बदल रहा था। और उसके साथ साथ ही अरब संस्कृति के अंदर एक नए साम्राज्य का जो उदय हो गया था, इस्लाम साम्राज्य, उसकी जड़ें भी धीरे धीरे अरब क्षेत्र में क्या हो रही थी, मजबूत हो रही थी। और तुर्की के जो लोग थे, ओटोमन तुर्क साम्राज्य भी उसको बोला जाता है, उन्होंने अपने को जो है ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत भी जो है धीरे धीरे कन्वर्ट करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो इस कारण इस क्षेत्र के अंदर एक सांझी सभ्यता का विकास हुआ। बाजेटाइन प्लस इस्लामी, ओटोमन जो साम्राज्य था, उन सभी ने मिक्स करके एक नई संस्कृति को जन्म दिया था उस टाइम में यूरोप में। लेकिन एट ए प्रेजेंट में जब ये संस्कृति जब बढ़ रही थी, उस टाइम के अंदर इटली जो है वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आप इस मैप के जरिए उनको समझेंगे। ये पूरी जो है आपको इटली जो है राज्य यहां पर दिखाया गया है। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरी की पूरी, मैं दोबारा जो है आपके सामने इसको प्रदर्शित कर रहा हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पादुआ, वेनिस, मतुआ, बोलेनिया, फ्लोरेंस, जिनेवा, ये रोम, ये सारे का सारा जो इटली आपको ये टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। कहीं पर आपको जैसे कि ये थोड़ा सा लो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको थोड़ा सा पिंक दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको थोड़ा सा डार्क जो है येलो दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको थोड़ा सा जामनी टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ हमें बता रहा है कि किस प्रकार इटली जो है क्या है। ये देखिए आप, ये साम्राज्य होता था इटली का, सिसिली, ये सार्डेनिया, पिडमोट बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। ये सारे के सारे इनके टुकड़े थे। तो अब धीरे धीरे इन टुकड़ों को किसने मजबूत किया, कौन मजबूत कर सकता है? तो अभी हम बात कर रहे थे नगरों की। यहां हमारा क्या पॉइंट चल रहा है, ये देखिए, नगरों का पुनरुत्थान। तो ये सारा का सारा जो टुकड़ों में बटा हुआ था, इस सारे को किसने दोबारा मजबूत किया? तो किसने किया? नगर। अब बात आती है कि नगरों का उत्थान किसने किया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 2 साम्राज्य अस्तित्व में आए, बाजेटाइन और इस्लामी, उन दोनों के बीच व्यापार होता था। और जब आप यहां देखेंगे, ये देखिए ट्रिनियन सागर लगता है, यहां एड्रियाटिक सागर लग रहा है। नीचे आ जाओगे आप थोड़ा सा तो ये देखेंगे आप भूमध्य सागर लग रहा है। इन तटवर्तीय क्षेत्रों के अंदर रोम के या इटली के क्या थे? बंदरगाह थे। क्या थे? बंदरगाह।
और जब बाजेटाइन और इस्लामी देशों के बीच में क्या हुआ, व्यापार हुआ, तो ये बंदरगाह दोबारा जीवित हो गए। और जब बंदरगाह जीवित हो जाएंगे तो बंदरगाह के साथ किसका अस्तित्व जुड़ जाएगा, नगरों का। ये समझने का प्रयत्न करेंगे आप कि जैसे ही बंदरगाह पुनर्जीवित हुए और बंदरगाह किसका केंद्र बन गए, व्यापार का। जब व्यापार का कोई भी केंद्र बनेगा तो धीरे धीरे वहां पर जनसंख्या का बढ़ना, रोजगार वहां आना, व्यापारियों का बढ़ना, दलालों का बढ़ना, नए नए किलों का निर्माण होना, नए नए उद्योगों का निर्माण होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जो है जनसंख्या वहां पर आना शुरू हो जाएगी और किसका निर्माण हो जाएगा, नगर का निर्माण हो जाएगा। और उसकी वजह थी बंदरगाहों का जीवित होना दोबारा। क्योंकि पहले भी जो है हमने पढ़ा है पीछे के चैप्टरों में रेशम के मार्ग के बारे में, जो चाइना से गुजरता था, जहाँ हालांकि इसका रेशम मार्ग तो नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि रेशम सबसे ज़्यादा यहाँ से जाता था, इसलिए। तो एक नए जो बंदरगाह खुलने की वजह से इन बंदरगाहों ने यूरोपीय देशों का जो व्यापार बढ़ा, उसने नगरों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। और अब वो अपने एक शक्तिशाली जो है साम्राज्य का निर्माण के रूप में देखते नहीं थे, क्योंकि वो नगर सारे के सारे क्या थे, स्वतंत्र नगर थे। ये देखिए, अपने आप को जो प्राचीन जो साम्राज्य था उसके रूप में नहीं देखते थे। ये जो स्वतंत्र नगर था, इन राज्यों का एक क्या बना, समूह बना। और उन नगरों की अभी मैंने बात की थी, फ्लोरेंस है, वेनिस है, ये गणराज्य थे। अनेक दरबारी नगर भी थे। दरबारी नगर कौन से हो गए, जिनका शासन कौन चलाते थे, राजकुमार चलाते थे। उसके बाद जो जीवंत शहर हम उनको बोलेंगे जहाँ के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं वो रूढ़िवादी विचारों के अंदर ना जकड़े हुए हों, उनको बोलेंगे। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण जो है नगरों की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला तो है वेनिस और दूसरा कौन सा है, जिनेवा। ये बता रहा है, देखिए कि ये यूरोप के अन्य क्षेत्रों से विभिन्न दृष्टि में क्या थे, अलग थे। क्यों अलग थे, देखिए, धर्माधिकारी सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से यहां पर शक्तिशाली नहीं थे। यहां एक वर्ग मैंने आपको बताया था, मध्यम वर्ग, वो यहां पर बहुत मजबूत था। उस मध्यम वर्ग में कौन आता था, धनी व्यापारी और महाजन नगरों के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेते थे। और उनके अंदर किसकी भावना पनपती थी, नागरिकता की। और इन नगरों का शासन जो है सैनिक तानाशाही के हाथ में भी रहा, लेकिन फिर भी यहाँ के नगरों के निवासी यहाँ का नागरिक होने में अपने आप को क्या करते थे, गर्व महसूस करते थे। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से नगरों का क्या हुआ, उत्थान हुआ। उसके बाद में यहाँ कुछ एक महत्वपूर्ण डेट्स हैं, मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ और इनको आप बहुत अच्छे से जो है लर्न करेंगे। सबसे पहला, इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद कब पढ़ाया जाने लगा, तो कब पढ़ाया जाने लगा था, 1300 ईस्वी में। उसके बाद में सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1349 में। उसके बाद में थर्ड हमारे पास पर्सन आता है, जेफरी चौसर की जो है एक रचना का नाम बताइए, तो कैंटरबरी टेल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जेफरी चौसर को जो है इंग्लिश लिटरेचर का संस्थापक बोला जाता है, नायक बोला जाता है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पर, ये देखिए कि बाजेटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने कब पराजित कर दिया। कस्तुनतुनिया की संधि हुई थी 1453 में, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोम के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ था उसके लिए सेंटर पॉइंट था ये। उसके बाद अभी मैंने आपसे बात की थी गुटेनबर्ग की, 1854 के अंदर इसने बाइबल का प्रकाशन किया। उसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पर कोलंबस अमेरिका कब पहुँचे, जो 1492 के अंदर। और लियोनार्डो दा विंची का ये अंतिम जो है चित्र है, द लास्ट सपर, एक और बनाया था इसने, मोनालिसा। एक इसकी पेंटिंग जो है बड़ी मशहूर रही है, मोनालिसा। पूरे विश्व की सबसे मधुर मुस्कान की जो है पेंटिंग्स है, ये किसने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची ने। ये कई बार प्रश्न आता है, दो महत्वपूर्ण जो चित्रों के नाम बताइए लियोनार्डो दा विंची के, तो द लास्ट सपर उसका अंतिम था, और जिससे सबसे ज़्यादा ख्याति उसको दिलाई वो कौन सा था, मोनालिसा। उसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट जो यहाँ पर टाइटल आता है वो आता है विश्वविद्यालय और मानवतावाद, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।